बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और कल हमने देखा KPK के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने एक भरपूर ताकत का मुजाहरा किया और उनका दावा तो ये था कि 1 लाख से ज़ायद लोगों ने इस में शिरकत की। जलसा किया गया और एहतसाब दिन का नाम दिया गया, यानी जो 7 माह की कारकर्दगी है खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब उनकी जमात की हुकूमत को, वो कैसी है और उसका एहतसाब उन्होंने किया। कुछ उन्होंने पॉइंट्स उसमें रेस किए। ये उनका जमीयत उलमा इस्लाम का वफाकी हुकूमत में शामिल होने के बाद एक अमली मुजाहरा हमने वहाँ पर देखा, जिसमें उन्होंने एहतजाज किया, तनकीद का निशाना बनाया, सूबाई हुकूमत की पॉलिसीज़ को कहा कि हुकूमत की रिट नज़र नहीं आती, अमन व अमान का यहाँ पर बड़ा मसला है, इस लिहाज से हुकूमत यहाँ पर नाकाम हो गई है। इनके सूबे में महंगाई भी ज़्यादा है, जिसको ये कंट्रोल करने में ज़ाहिर है सूबाई सतह पर नाकाम हो गए हैं। दूसरा जो आज हम जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का बड़ा अहम इजलास था उनका, उसकी सदारत की और अपनी ही पार्टी के अरकान, जिसमें सेनेटर्स भी शामिल हैं, MNAs भी शामिल हैं और पार्टी कारकुन के पार्टी काबीना के लोग भी शामिल हैं, उनसे ये सवाल उठाया कि दहशतगर्दी का बड़ा मसला है, इससे कैसे निपटा जाए। और ज़राए ये कहते हैं, खबरें ये कहती हैं कि पार्टी के बेशतर अरकान ने ऑपरेशन की हिमायत में फ़ैसला किया है, जबकि कुछ लगभग 5 के करीब रुकन ऐसे थे जिनका ये मौक़िफ़ था कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए, ऑपरेशन नहीं। अब ज़ाहिर है चौधरी निसार साहब आज का जो एक और अहम इजलास होना है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें पॉलिसी बयान भी देंगे। कहते ये हैं कि वज़ीर आज़म ने हतमी फ़ैसला करना है, मगर ऐसा लगता है कि ये फ़ैसला हो रहा है या जिसका बाकायदा तौर पर शायद ऐलान भी हो जाए कि टारगेटेड ऑपरेशन होगा और जो लोग मुज़ाकरात करना चाहेंगे उनसे मुज़ाकरात होंगे। क्या ये तरीका मुनासिब है और जो जमातें इसकी मुखालफत में हैं वो फिर अब क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगी, यानी ऑपरेशन की मुखालफत में है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और जो इस वक्त मेरे साथ गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ करवा देती हूँ। सिद्दीक़ फारूक साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। और जान अचिक ज़ई साहब हमारे साथ हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद होंगी आप मशहूर मारूफ होस्ट भी हैं और तजियाकार भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर IBA हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। इससे पहले क्योंकि थोड़ा अभी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अली मोहम्मद साहब को, ज़ाहिर है जो एहतसाब दिन मनाया गया है मौलाना फजलुर रहमान उनकी पार्टी की जानिब से, उस पर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने कल की जो जलसा किया, जिसे बहुत बड़ा जलसा करने का दावा कर रही है जमीयत उलमा इस्लाम, उसमें उन्होंने कुछ ये भी बातें की तहजीब और कल्चर के हवाले से, और इमरान खान के हवाले से तो उनका मौक़िफ़ है ही कि वो मगरिब के नुमाइंदा हैं और यहूदी एजेंट, इस तरह के जुमले अक्सर हम सुनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि असल में जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जो तहजीब है उसे ख़त्म किया जा रहा है, मगरबी तहजीब को लाया जा रहा है। NGOs जो है वो सारा काम यहाँ पर करती हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। तो उन्होंने स्पेसिफिकली NGOs और NGOs में काम करने वाली ख़वातीन के हवाले से जो कहा, ज़रा मैं वो आपको सुनवा दूँ, फिर उस पर अपने मेहमानों से राय भी ले लेंगे। ज़रा वो प्ले कीजिएगा जी। आपके इस सूबे में जिन लोगों की हुकूमत है वो मगरिबी तहजीब के नुमाइंदे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बड़ी खूबसूरत तकनीक है कि नारे लगाओ वो जो आवाम में मकबूल हों और उन मकबूल नारों की बुनियाद पर आवाम के अंदर कबूलियत और पजीराई। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि एग्जैक्टली जो मौलाना साहब ने कहा अगर आप वो सुनवा दें तो फिर हमारे गेस्ट को भी समझ आ जाएगा कि हम क्या जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर रेस करना चाहिए। प्लीज एक बार प्ले कर दीजिए। इस्लामाबाद से जीन्स पहनी हुई NGOs की खवातीन, नौजवान खवातीन आपके सूबे में आकर आपके फाइलें तैयार करती हैं, आपकी हुकूमत करती है। ठीक है, ये पॉइंट उन्होंने रेस किया और कहा कोई हुकूमत नहीं है यहाँ पर, मगरिब की नुमाइंदा NGOs हुकूमत कर रही हैं। अच्छा, सवाल ये है कि जहाँ पर हमारे यहाँ पोलियो वर्कर्स को भी शकील आफरीदी के मामले के बाद ये कहा जाता है कि भाई जो उन पर हमला करते हैं वो कहते हैं हमारी इससे जासूसी होती है, पकड़ने की कोशिश की जाती है और ये मगरबी एजेंडा है,
ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اب مولانا صاحب نے جو جینز پہنی خواتین اور این جی اوز میں کام کرنے والی خواتین کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, تو کیا انہوں نے ان کے لیے سیکیورٹی مسائل کھڑے نہیں کر دیے ہیں؟ میں یہاں پر بڑے تعجب کا شکار ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی سے نمٹنا ہے, لوگوں کے لیے مہنگائی بڑا مسئلہ ہے. مولانا صاحب کو فکر ہے جینز کی اور ان میں جو خواتین جو کام کرتی ہیں, تو آخر مسئلہ کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. جان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا پہلے ان سے رائے لے لوں. جان اچکزئی صاحب, یہ مولانا صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بڑی وہ موٹی موٹی باتیں گناتے, احتساب کا دن بنا رہے تھے کے پی کے کی حکومت کا, وہ بات کر رہے ہیں خواتین جو جینز میں آتی ہیں این جی اوز میں, آپ نے ان لوگوں کے لیے سیکیورٹی مسائل نہیں پیدا کر دی ہیں جان اچکزئی صاحب؟ پہلی بات تو این جی اوز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے این جی اوز دو قسم کی ہیں, ایک وہ ہیں جو جنورلی کام کر رہی ہیں, وہاں پہ جو ہے خدمات انجام کر رہی ہیں. دوسری طرف وہ این جی اوز ہیں جو ایڈوکیسی گروپ کے نام پہ کام کر رہی ہیں. ان میں اکثریت جو ہے مغربی مقاصد کی تکنیک کے لیے سوشل ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں, جس میں ان کی ہماری خیبر پختونخوا کی معاشی اقدار پہ وہ فوکس کر رہی ہیں. اور اس میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کس طرح جو ہے فیملی پلاننگ کے نام پہ جو ہے بہت سے منصوبے شروع کیے گئے ہیں. اب جہاں تک جینس کی بات ہے, وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی وہاں کے ویلیوز اور قدروں میں پاکستان کی اسلامی معاشرے میں عورت کی ایک خاص مقام ہے. اس کو عورت کے حقوق سے جوڑنا میرے خیال میں جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ عورت کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے, کوئی خاتون جو ہے وہ جینز نہیں پہنتی, یہ بھی نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں یعنی آپ کے خیال میں جو خواتین جینز پہن کے اگر کام کریں ان کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے اور وہ کسی بھی طرح سے قابل احترام نہیں ہے؟ یہ آپ کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں. جس طریقے سے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, آپ نے تو بتایا کہ یہ ہماری تہذیب کا خاتمہ کرنے, اس کلچر کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں. وہ این جی اوز کر رہی ہیں جو ایبورشن کی پریچنگ کر رہی ہیں, جو گے اور ہومو سیکسولیٹی کی پریچنگ کر رہی ہیں, جو دوسرے ناموں کی وجہ سے دوسرے طریقے سے جو ہے وہاں پہ سوشل سیکورٹی کا نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ ہیں, وہ این جی اوز ہیں. میں ان این جی اوز کی بات نہیں کر رہا جو وہاں پہ سوشل سروسز کر رہی ہیں. اب پی ٹی آئی کی حکومت پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے این جی اوز کو ہائر کیے ہیں, کنسلٹنٹس کو ہائر کیے ہیں جو ہماری بیوروکریسی کام کر سکتی تھی اور ہمارے 27 ادارے کر سکتے تھے. انہوں نے اداروں کو فارغ کر دیا, اب سارے کنسلٹنٹ کے حوالے کر دیا ڈیسیجن میکنگ. اور اس کے ساتھ کچھ این جی اوز ایسے ہیں جو پولیٹیکل مقاصد ہیں اور ڈیسیجن میکنگ اور پی ٹی آئی کی حکومتی ترجیحات پر اثر ہوتی ہے. اب میں صرف ایک جملہ آپ کو کہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ جو ہے, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی بہت واضح ہے. ہم نے اسلامی اور ثقافتی روایات میں خواتین کو عزت اور خاص مقام سب کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں ہے. اگر ایک چھوٹی تعداد میں اگر خواتین جینس پہنتی ہے تو اس کا ہر مطلب نہیں ہے. ویسے سوری ٹو سے میں پرذاتیات میں جانا چاہتی جانے چاہیے صاحب, آپ کو بھی ہم نے بڑا ویسٹرنائز دیکھا ہے, آپ کی جو ڈریسنگ ہے, آپ کا اسٹائل ہے بڑا. میں خواتین کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہی, میں آپ کی بھی بات کر رہی ہوں. نہیں, میں دیکھیے خواتین کی بات کر رہا ہوں جن کی ایک رسپیکٹ ہے کہ اسلام میں ہماری سوسائٹی میں آدمیوں کی رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے سر, وہ بھی تو مطلب مغربی نمائندگی ہوتی ہے نا ان کا ڈریس پہننا. تو مجھے بتائیے پھر اگر آپ مغرب کی خواتین کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے تو ایک لائن ڈرا کرنا ہے وہاں پہ, تو مغرب کی آزادی. اچھا, تو یہ اس وقت بڑا اہم ایشو ہے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا اہم ایشو ہے. خیر, میں ذرا ہما بقائی صاحبہ سے اس پہ رائے لے لوں. ہما بقائی صاحبہ, یہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کو ظاہر ہے پاکستان میں ہمارے یہاں کس قسم کی سیاست ہوتی ہے, یہ معاملہ اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سب ایک پیج پر آ جائیں, دہشت گردی سے کیسے نمٹیں, بجائے ہم اس کے کچھ ایسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جو جن کو آپ اگر پوائنٹ اس پہ ریس کرنا, آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے, ادارہ ہے, وہاں پر جا کے ریس کیجئے. مگر اس طرح جلسوں میں ریٹورک کر کے بیان کر دینا اور پھر ان کو سیکیورٹی رسک بنا دینا, یہ کس طرح کا مزاج ہے, کیا رویہ ہے, کیا کہیے گا؟ میرے خیال میں بہت واضح بات ہے. جو پورا موقف تھا مولانا فضل الرحمان کی ریلی کا, جو ریلی کا ٹائٹل تھا وہی اس بات کا عکاس ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. احتساب کی ریلی, وہ احتساب کرنے والے کون ہیں؟ احتساب قوم کرتی ہے. احتساب کے لیے آپ ریلی نہیں کرتے, احتساب کے لیے آپ بات چیت کرتے. تو دا ہول آئیڈیا واز کہ جی پولیٹیکل کیپٹل گین کیا جائے اس ریلی کے تحت. اس پولیٹیکل کیپٹل گیننگ میں انہوں نے صرف این جی اوز کے خلاف بات نہیں کی, انہوں نے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے اینٹی عمران خان صاحب پی ٹی آئی جس کی وہاں حکومت ہے اس کے خلاف بہت بات کرنے کی کوشش کی. تو پریٹی آبویس انہوں نے پہلے کوشش کی نواز شریف ان کو وہاں ان کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا میں ان کو حکومت بنا لیے جائے. تو وہ اس میں ناکامیاب ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت بیک فٹ پر ہے, خیبر پختونخوا میں بہت وسائل ہیں. تو انہوں نے یہ ریلی, مطلب آپ اس ریلی کی ٹائمنگ دیکھیں نا, اس ریلی کی ٹائمنگ وہ ہے
جو جس ایک ہفتے میں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ حملے ہوئے. اچھا. اور انہوں نے اس ٹائمنگ کو کیپٹلائز کیا ہے اور دا فیکٹ کہ وہاں پہ این جی او جو کام کریں. دیکھیے ہماری ریاست کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کی لیمیٹیشن جو ہیں وہ بالکل واضح, اور اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کی کمی کی وجہ سے این جی او سیکٹر بہت اسٹرانگ ہوا ہے پاکستان میں. اور وہاں پہ ظاہر مسائل ہیں, وہ ڈونر ڈریون ایشوز ہیں اور ڈونر ڈریون ایجنڈیز فالو ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بہت بحث ہے, بہت انٹلیکٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں, اتنی ہمت لائیے اس کے اندر کہ اگر انہوں نے ابارشن کے حوالے سے بھی بات کی, اگر انہوں نے فیملی پلاننگ کے حوالے سے بھی بات کی, تو پاکستان کو, پشاور کو اس کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں لوگ کوڑے پہ اور جھولوں پہ بچے پھینکتے ہیں, کچن ابارشنز ہوتی ہیں جس میں عورتیں مرتی ہیں. یہ وہ غلط کر رہی ہے, تو میرے خیال میں آپ وہ غلط ملک آئی ہیں. یہ ایک ویسٹرن وہ ہے, یہ آپ فری سیکس فار آل پروموٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے کیس بیان کر رہی ہے. پاکستان میں لیگل کوئی بھی ابارشن کی جو ہے اجازت نہیں دی جا سکتی. دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. آپ کو میرے خیال میں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اگر ہم یہ جو اسلامی ملک ہے, لیکن میرا سوال وہیں پر ہے کے نام پہ, ٹھیک ہے, میرا سوال وہیں پر ہے. دیکھیں جانا چکزئی صاحب, خدا نہ خواستہ کل کو کسی, جانا چکزئی صاحب میری آواز سنیں, کل کو خدا نہ خواستہ کسی این جی او پہ حملہ ہوتا ہے, کسی این جی او کے کارکن پہ حملہ ہوتا ہے, تو پھر ظاہر ہے ڈائریکٹلی اس کا الزام آپ کی جو سربراہ ان پہ بھی جا سکتا ہے. انہوں نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے. میں علی محمد صاحب کی جانب جاؤں گی. علی صاحب, یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں یا این جی اوز حکومت کر رہے ہیں؟ ذرا وضاحت تو کریں, یہ آپ لوگوں پہ بڑا الزام لگایا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے باتیں کل کی, میرے لیے محترم ہیں, ایک بڑی سیاسی پارٹی کے رہنما ہیں, لیکن دیکھیں آج کا جو پاکستان ہے, کیا آج ہم ان باتوں میں, ان فروئی باتوں میں پڑیں کہ اس قوم کو ہم کوئی راہ دیں؟ ادھر ہمارے لاشیں گر رہے ہیں, فوجی شہید ہو رہے ہیں, ادھر تباہی ہو رہی ہے, بچے مر رہے ہیں, ان کو جناب یہ باتیں سوچ رہی ہیں. دیکھیں آج بڑے ادب سے جان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت محترم ہیں, لیکن بڑے ادب سے میں بات کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست اب بالکل کانٹرڈکشنز کی سیاست بن گئی ہے. کہ جب مولانا سمیع الحق صاحب کو ایک ٹاسک میاں صاحب دیتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان, کہ آپ جا کے طالبان سے بات کیجئے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ جیلس ہوتے ہیں, کیونکہ اگر مولانا سمیع الحق صاحب اس مسئلے کو حل کر پاتے تو وہ irrelevant ہو جاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب irrelevant ہو جاتے ہیں, irrelevant ہو گئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اس لیے پریشر پڑا میاں صاحب پہ, اور 20 دن تک انہوں نے سمیع الحق صاحب کو رسپونڈ نہیں کیا. اس وجہ سے یہ آپریشن جو آپ, مجھے نہیں پتا کہ آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہے نہیں, لیکن بہت سے لوگ, ہزاروں لوگ نارتھ وزیرستان سے نقل مکانی کر رہے ہیں. اچھا, تو بجائے اس کے کہ آپ اس وقت آ کے اس مسئلے پہ آپ بالکل دو ٹوک رائے دیتے, اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ وزیرستان آپریشن کے حق میں نہیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں تو پھر آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ There is a thing called ministerial responsibility. آپ جب ایک حکومت کے ساتھ وزارت میں بیٹھتے ہیں تو آپ ان کے فیصلوں سے, کبھی آپ لوگوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں اگر اینٹی امریکہ نعرہ لگاتے ہیں, صاحب یہ بات کریں گے, علی محمد صاحب اینٹی امریکہ نعرہ لگاتے ہیں, ڈرون حملوں کے خلاف بات کرتے ہیں, اور جا کے آپ نیٹو سپلائی لائن روکتے ہیں, لیکن آپ ایڈ بھی لیتے ہیں, اور پھر جس طریقے سے این جی اوز کے تھرو سارا وہاں پہ کام ہو رہا ہے, یہ مغربی سارا کلچر آپ وہاں پر لے کر آ رہے ہیں. یہ خود مولانا صاحب کا الزام ہے آپ کی جماعت پہ. اب آپ اس کے ڈیفنس میں کیا کہیے گا؟ دیکھیں مولانا صاحب, میں آپ کو یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف واحد وہ پارٹی ہے پاکستان کی جس پہ ہم واحد پارٹی ہیں جو اپنے اصولوں پہ کھڑے رہے. اگر ہم نے امریکہ کے خلاف بات کی تو اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. ہم نے گراؤنڈ پہ جا کے نیٹو سپلائیز کو روکا ہے, اور آج تک روکا ہوا ہے. صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہو رہی کہ 5 سال تک 2002 سے 2008 تک حکومت کرتے رہے. ہمارے نیبرہڈ میں, ہمارے ہمسائے میں, افغانستان میں طالبان کی حکومت پہ حملے ہوئے, تباہ و برباد ہو گئی مسلمانوں کی حکومت. یہ جناب ادھر MMA کی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے, ایک بندے نے استعفیٰ تک نہیں دیا, نہ کسی نیٹو سپلائی کو روکا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نیٹو سپلائی جا رہی تھی, اس کو روکنے میں کیوں مولانا صاحب ایک قدم آگے بڑھاتے؟ ہمارے ساتھ کم از کم ایک دن تو آتے, ہمارے ساتھ شامل ہوتے. آج تک ہمارے لڑکے, ہمارے ورکر, کارکن بیٹھے ہوئے روڈوں پہ اور نیٹو سپلائی کو روکا ہوا ہے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب وزیرستان آپریشن کے حق میں نہیں ہیں تو وزارتیں کیوں لی ہوئی ہیں؟ یہ وزارتیں چھوڑ کے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اچھا,
जान अचकज़ई साहब अगर इसका जवाब देना चाहें। जी जी। पहली बात तो ये है कि हमने कहा है कि पाकिस्तान में 2 राय, अगर हमने रिट बहाल करनी है और उसको हमने करना है, ये नहीं हो सकता कि आप एक जगह ऑपरेशन करेंगे दूसरी जगह ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन 2 राय हम समझते हैं कि मुज़ाकरात को फाइनल चांस दिया जाए और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करना स्टेट का हक है। दैट इज फुल स्टॉप। रही ये बात कि हम मरकजी हुकूमत में, हम हुकूमत का हिस्सा हैं, इत्तेहादी हुकूमत के ड्राइविंग सीट में नहीं है, पॉलिसी बनाना उनका तहदीद है, हम राय दे सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि उन्होंने नेटो सप्लाई की बात की, ये ड्रामा है नेटो सप्लाई का। अगर ये लोग वाकई एंटी अमेरिकन होते तो ये पैसे पे बंद हो जाते। अमेरिका आता है, मरकजी हुकूमत को धमकी देता है कि अगर आपने नेटो सप्लाई बहाल नहीं की, इमदाद जो है चेक हेगल आते हैं खत्म कर देंगे। अच्छा, लेकिन तो ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है। अच्छा, आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब जो है हुकूमत की इत्तेहादी के स्तर से तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से हमने हुकूमत को तजावीज़ दी हैं, हम उसके साथ रहे हैं। तजावीज़ नहीं दी, आप तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ही होने चाहिए, ऑपरेशन होता है तो आप साथ नहीं खड़े हैं, ये आपकी पार्टी का अभी तक मौक़िफ़ है। देखिए, अभी तक तो हम पहुंचे नहीं, फैसला हुआ ही नहीं। अभी तो मौलाना साहब राय ये आज भी ये है कि हम जर्गी के जरिए, इस मैकेनिज्म के जरिए अगर कोशिश कर सकते हैं तो क्यों ना हो। एक मसला चलिए सिद्दीक साहब, सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी। जी जी। एक बात मैं सिर्फ ये करूँ, समीउल्लाह साहब के हवाले से हमारे बड़े मोहतरम हैं, वो तो पाकिस्तान के एक नामवर मजहबी स्कॉलर है हमारे, उनके साथ कोई इशू नहीं है। अगर नवाज शरीफ का समझते हैं कि उनको किया जा सकता है, वो हम कर सकते हैं, इसको हमें वेलकम करना चाहिए और हम भी वेलकम करेंगे। लेकिन वो तो हुकूमत ने वजाहत कर दी कि हमने किसी को भी टास्क नहीं दिया है। अगर वो मुझे टास्क देती इसका मतलब है नाकाम होगी, अगर आपको देती है इसका मतलब है एजेंसियां हमारी फौज नाकाम होगी, इसका मतलब है चौधरी निसार साहब नाकाम हो गए, इसका मतलब है तो नवाज शरीफ साहब नाकाम हो गए। तो मैं नहीं समझ सकता कि हुकूमत ने किसी को टास्क दिया है। उसका पॉइंट मेन जो है चौधरी निसार साहब है, वो उसे लीड कर रहे हैं। उसमें 2 राय हो सकती है कि वो कितना मौसर है, लेकिन वो जो मैं इसका जवाब ले लूं ना। सिद्दीक साहब, आप इसका अगर जवाब देना चाहें। दूसरा ये बताएं कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि शिद्दत पसंदों से निपटने का जो तरीका है वो ताकत नहीं होना चाहिए, इससे और ये बढ़ेगी, ये फैलेगी चीज, मुज़ाकरात ही होने चाहिए। आपको आपकी पार्टी की जानिब से तो अक्सरियत ने हामी भरी ऑपरेशन की, आपको ये कंसेंसस मिल सकेगा दीगर जमातों से सिद्दीक साहब, या ये एक आप लोग इसे क्या हर्डल समझेंगे अपने आगे किसी फैसले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ अब्दुल जब्बार, शुक्रिया। बिलाशुबा मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता था भी और है भी, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई आमादा तो हो, और मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहकर। जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम न करे और ये कहता फिरे कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो उसके साथ मुज़ाकरात की एक तरफा तो नहीं है ना। लिहाजा वज़ीर आज़म साहब ने जब ये फरमाया कि जो मुज़ाकरात करेगा उससे मुज़ाकरात करेंगे, जो नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल करेंगे, तो ये गुज़श्ता दिनों में जो खून बहाया गया है और हर हमले की ज़िम्मेदारी भी TTP ने कबूल की है, तो क्या ये मुज़ाकरात का रास्ता हमवार किया है उन्होंने? रह गई बात सोच की, तो सोच की बात यह है कि एक अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, मौलाना साहब कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब अपने बयानात की हद तक अमेरिका के ख़िलाफ़ जो मामला है वो तो दोनों एक हैं, दोनों की बात एक ही होती है। वो भी एंटी अमेरिका बयान देते हैं और इमरान खान साहब भी एंटी अमेरिका बयान देते हैं कि अमेरिका का खेल खेल रहे हैं, अमेरिका का ये हो रहा है। अच्छा, ये इस हद तक तो वो हैं। ज़रा एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, आप सुन ले मेरी बात। अब इस वक्त एक और बात भी है कि क्रेडिट लेने की बात होती है। यानी एक तरफ तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अवाम जो बुनियादी तौर पर सूबों में रहते हैं और सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, लॉ एंड आर्डर, मरकज़ उन्हें इमदाद दे रहा है जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत है। तो ये जो हर आदमी की और हुकूमतों की आईनी, कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है, अगर इसमें क्रेडिट न लिया जाए। सूबाई हुकूमतों ने मुज़ाकरात नहीं करने थे, वो ऑप्शन आपकी वफाक ने ही एक्सरसाइज करना था। व्हाई यू पीपल आर सो लेट, जब इतने लोग खुद जांबाक हो गए। खुद मियां साहब फरमाते हैं 7 महीनों में ड्रोन अटैक इतने नहीं हुए, लेकिन लोगों की जानों को बहुत नुकसान है। आप लोग इतने लेट क्यों फैसला क्यों करें? अगर आपने यही फैसला लेना था सिद्दीक साहब, पहले क्यों ना ले सके? हमने लेट फैसला नहीं किया, बल्कि मुज़ाकरात का रास्ता हमवार करके वो वफ्द भी चल पड़ा
और जब ड्रोन अटैक के नतीजे में टीटीपी के सरबराह हकीमुल्लाह महसूद हलाक हो गए तो दूसरी क़यादत आई। दूसरी क़यादत ने आते ही ऐलान कर दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और उन्होंने अटैक किया। और नया सरबराह वो था जिसने एक मेजर जनरल को और उनके साथियों को शहीद करके ये तस्लीम किया। सही। अच्छा, अब जब उन्होंने ये कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो मुज़ाकरात न करने वाले की बात जो है उसके साथ दूसरा यानी एक आदमी, एक औरत और एक मर्द है, लड़की कहती है मैंने तुम्हारे साथ शादी किसी कीमत पर नहीं करनी, तो लड़का कैसे उसके साथ निकाह करेगा भाई? वो तो मान ही नहीं रही। या लड़की कहती है मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है, लड़का नहीं मान रहा। तो भाई हमने वो रास्ता के उनमें से, आप में से भी जो मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहता है बिस्मिल्लाह, नहीं आना चाहता तो जो हमें हमारे बच्चों को कत्ल करें, जो खिलौना बम डालें और उसमें एक एक फैमिली के 6-6 बच्चे शहीद हो जाएं, उनके साथ मुज़ाकरात कैसे हों? वो अपने आप को ठीक करके आ जाए मुज़ाकरात की मेज पर। वज़ीर आज़म ने फैसला लेना है। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इस पर मजीद भी बात करेंगे और ये कैसा फैसला होने जा रहा है, बाकी पार्टी इस पे क्या मौक़िफ़ रखती हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। एक बार फिर ज़ाहिर है वो जो सारा मामला कल हमने देखा उस पर आते हैं। मैं जान अचकज़ई साहब आपसे पूछती हूँ, अभी सिद्दीक साहब ने भी ये बात मेंशन की कि आप हो या पीटीआई हो, दोनों एंटी अमेरिका बात करते हैं, दोनों ही ड्रोन्स के खिलाफ हैं और दोनों ही चाहते हैं मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो अपनाया जाए तो बेहतर होगा। आप दोनों इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते इस मामले पे? दूसरा, आप एक वजाहत हुकूमत से मांग रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करे। सर, किस बात की पोजीशन क्लियर करे? कहते हैं आप ताकत का इस्तेमाल से मुल्क में अमन नहीं लाया जा सकता, हुकूमत संजीदा है, पोजीशन क्लियर करे। मतलब आप इस हुकूमत के साथ हैं, फिर भी आपको नहीं मालूम इनकी पोजीशन क्या है, तो आप इनके साथ फिर क्यों हैं जब आपको इतने अहम इशू पे इनकी संजीदगी का इल्म नहीं है? जान अचकज़ई साहब। अच्छा, पहली बात ये कि जहाँ तक पीटीआई के साथ ताउन की बात है, आप पीटीआई सदर पश्चिम हुकूमत में हैं, हम अपोजिशन में हैं। आज हमने सुना था या एक दिन पहले उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई इजलास बुलाया इसी हवाले से इस्लामाबाद में। हमारी पार्टी को भी दावत नहीं दी, पीपल्स पार्टी को भी इन्वाइट नहीं किया, एएनपी को नहीं किया। अब इस हवाले से इनकी संजीदगी का आप मुजाहरा करें। किसी भी अपोजिशन पार्टी को उन्होंने बुलाया कि हम ये करने जा रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये इनपुट होना चाहिए। इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में कहा था मैं टाइम दे रहा हूँ कुछ 10 दिन का, उन्होंने 10-20 दिन का टाइम भी दिया था कि अब तमाम जमातें इस पे मुझे बता दें, ऐवान मुझे बता दें। ये आप बताइए, मुझे आप ये बताया, आप हुकूमत में है, सूबाई खबर पर सफा की हुकूमत है, वहाँ पे इस हवाले से इन्होंने एक एपीसी बुलाई, एक इजलास बुलाया, सियासी पार्टी का कोई मीटिंग किया हो और वो वहाँ पे मरकजी हुकूमत को कोई स्ट्रेटेजी भी हो, कोई भी स्ट्रेटेजी इनकी नहीं है। 0-0 सिर्फ डिमांड कर रहे हैं। अब आप हुकूमत में टीटीपी तो आ गई है, शिफ्ट होगी है केपी, वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे आप क्यों मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं? वहाँ पे आप कहीं की जी मरकजी हुकूमत गर्दिश नहीं कर सकते, मुज़ाकरात हम कर रहे हैं, ये लो जी आप हमें सपोर्ट दे दो। लेकिन आपके इनकी तरफ से तो कोई स्ट्रेटेजी आ ही नहीं रही। इस पे जवाब दूं मैं? जी अली साहब जरा रुक जाए। इस पे जी बहुत ही मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आज एक जरगा हुआ इधर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, उसमें उसको चेयर किया जनाब परवेज खटक साहब ने और साथ में सिराजुल हक साहब थे जमात इस्लामी के। और मजे की बात बताऊं आपको, उसको सब पार्टीज को कल बाकायदा सिराजुल हक साहब ने, आप उनको फोन करके पूछ लें, हर शेरपाव साहब को फोन किया, उन्हें हैदर होती साहब को फोन किया, मौलाना साहब को भी इन्वाइट किया और उनको कहा कि सियासत से बालातर हम जरगा करने जा रहे हैं, आप आ जाएं, जो आपके लीडर हैं आप आ जाएं। और मैं अप्रिशिएट करता हूं उसमें पीएमएलएन के एमएनए साहब और सेनेटर साहब आए, कुछ देर के लिए बैठे, तशरीफ फरमा हुए। मुझे बड़ा अफसोस है कि कौमी मसले पे, एक ऐसे मसले पे जब दहशतगर्दी का मसला है, जब पाकिस्तान में अमन लाने का मसला है, थोड़ी सी तकलीफ कर देते यार। ये सियासत को एक तरफ रखें, पाकिस्तान की बात आप कब करेंगे? ना एनपी वाले आए, ना जमीयत उलमा इस्लाम वाले आए और ना पीपल्स पार्टी और ना शेरपाव साहब वाले आए। अच्छा, मैंने आपको ये बता दी है कि हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से मैंने रास्ता किया, उन्हें कोई नहीं मिला, एएनपी वालों को नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम आपको, वो आप वहाँ पे बैठे थे जब सीएम ने कॉल किया। मुझे बड़ी हैरत है, कभी पीटीआई कहती है कि वजीर आजम आए थे, हमें इनविटेशन नहीं मिला। आप लोग कहते हैं बड़ा अहम जिरगा जिसकी वो बात कर रहे थे कि आपको खुद कांटेक्ट करना था, उसका इनविटेशन चाहिए था। सिद्दीक साहब, ये सारा मामला रिटॉरिक तक महदूद है। फिर मैं दोहराऊंगी, देखिए मैं आप सर्च जान अचकज़ई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसे में
जिस तरीके से हम समझ रहे थे, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट है केपी की गवर्नमेंट की, हेल्थ है, एजुकेशन है, उनमें कुछ खराबियां थी तो वो पॉइंट आउट करते, मगर आप वहाँ बात कर रहे हैं एनजीओ की, वहाँ बात कर रहे हैं जीन्स की। जो आपने बात की है ठीक है, एक लम्हा। अच्छा जय साहब, मेरे ख्याल में मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, प्लीज। सर ये इतने अहम इश्यूज, रिटोरिक्स, एक दूसरे पे ब्लेम गेम तक महदूद हो गए, हम कब सीरियस होंगे इन मसाइल को हल करने में? सिद्दीक साहब आप कहें, हम सदफ अब्दुल जब्बार, मसला ये है कि उस सूबे में भी यही मामलात हैं कि सूबाई हुकूमत भी तो संजीदा नहीं है ना, वो भी रेटोरिक पर बिलीव करती है, फजलुर रहमान साहब पर वो इल्ज़ाम लगाती है, जवाब में फिर बात तो वैसे ही होगी टिट फॉर टैट। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर हमारे दोस्त अपना पीटीआई वाले जो इन्होंने कमिटमेंट्स की थी वो ये कमिटमेंट 90 दिन वाली पूरी कर लेते तो आज इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी होती। अच्छा, इसी तरह से इन्होंने जिरगे की बात की है, तो भाई जिरगा अलग से क्या बात कर रहे हैं, जब वज़ीर आज़म साहब ने एक बात की और उन्होंने वज़ीर दाखिला की एक ड्यूटी लगाई और वो एपीसी बुला रहे हैं, और आपकी जो क़यादत है, इमरान खान साहब ने भी कहा कि बुलाएं और हमें एतमाद में लें, तो वो तो एतमाद में लेने वाले हैं। अब उसमें अगर आप जो हुकूमत में 3 जमातें या 2 जमातें हों वही मिल के बैठ के कोई बात करो, और दूसरी पार्टियां जिनके आप नाम ले रहे हैं वो कह रही हैं कि हमें तो जनाब अली दावत ही नहीं मिली, तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं फिर ये कहूंगा कि ये जो दहशतगर्दी के खात्मे का मसला है ये किसी एक पार्टी का नहीं है। मैं जाती तौर पर और मेरी पार्टी ब्लेम गेम नहीं करेगी, हम ये कहेंगे कि खुदा के लिए क्रेडिट की बात छोड़ो, इकट्ठे हो जाओ, कौम के बच्चे मर रहे हैं, अच्छा, इक्तिसादी जो खुशहाली है उसको बर्बाद किया जा रहा है, आप इकट्ठे हो जाएं, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये नतीजा है और नतीजा दे के देंगे कि या दहशतगर्द मेज पर आएंगे और नहीं आएंगे तो फिर इंशाल्लाह अब ये जो फैसला जिस फैसले की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, बज़ाहिर हमें ये हुकूमत, आप लोगों का रवैया बड़ा मुख्तलिफ रहा है। ड्रोन के मामले पे, नेटो सप्लाई रोकने के मामले पे आप बिल्कुल अगेंस्ट गए विफाक से, विफाक का ये मौकिफ नहीं था, वो सोचते थे हम बात करेंगे अमेरिका से फिर ये मामला तय होगा। मियां साहब आज ये कहते हैं कि देखें, मैं बार बार ओबामा साहब से कहता रहा ड्रोन ना हो, उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने में एक तो ड्रोन अटैक नहीं हुए। ड्रोन अटैक्स रोको, गलत। सिद्दीक साहब मुझे बात करने दे, कंप्लीट कह रहे हैं। अगर हम 7 महीनों की बात करें, कुछ कम व बेश उन्होंने लगभग बताया कि 14 सिर्फ हमले हुए हैं, जबकि पिछले साल हुकूमत में 70 से 80 हुए थे। तो ये अब आप मुख्तलिफ रवैया अपनाने की आपकी एक रिवायत है, इस फैसले के खिलाफ इनके साथ खड़े होंगे या अगेंस्ट जाएंगे, क्या करेंगे अली मोहम्मद साहब? सदर साहब देखें, ऐसी बात है, ऑन सीरियस नोट में बात कर रहा हूँ कि वो बात जो हम करते थे आज से 7, 8, 9 साल पहले, उस पर आज सारी कौम आ गई एपीसी में। कि इमरान खान ने कहा कि उस वक्त भी कहते थे लोग, उन्होंने पे तालिबान खान का नाम लगा दिया उस ज़माने में कि भाई आप इसको बातचीत से हल करें। नवाज शरीफ साहब का भी यही रिटोरिक था, वो भी ये कहते थे। लेकिन देखिए जो एक बहुत बुनियादी हमसे कमजोरी हो गई, मैं मियाँ साहब को नहीं इल्ज़ाम देता, मैं पूरी पार्लियामेंट को इल्ज़ाम देता हूँ कि जिस बात पे उसी पे आता हूँ कि जिस बात पे हम मुशर्रफ साहब को हम बैशिंग करते थे कि मुशर्रफ ने ये कर दिया वो कर दिया, वो एक इम्पॉर्टेंट काम जो जरदारी साहब नहीं कर सके 5 साल में, हम सबको जब आए कौमी असम्बली में हमारे वज़ीर साहब को ये करना चाहिए था कि बिल्कुल कैटेगोरिकली एक बात करते थे कि वो जंग जिसमें हमें धकेला गया, वॉर ऑन टेरर पे अपनी पोजीशन मियां साहब क्लियर करते कि अमेरिका के साथ उस जंग में और हैं कि नहीं। अगर वो क्लियरली कह दें कि वॉर ऑन टेरर में हम अमेरिका के और साथी नहीं हैं, तो बहुत से लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये तो ये मामला आप कहीं और ही लेगा, ये जंग तो अब हमारी जंग बन गई है ना, अब तो ये आपके घर गली कूचों घरों तक में आ गई है। आज भी कल का वाकया ना, हम 6 बच्चे जहाँ हुए, बम फट गया वहाँ पर। लेकिन एक लम्हा मैं यहाँ ये कहूंगा, एक लम्हा जगदीश साहब मेरी बात सुन देना, बस एक लम्हा ही लीजिएगा जी, कि आप पूरी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं अली मोहम्मद साहब, मैं आपका एहतराम भी करता हूँ, आप छोटे भाइयों की जगह हैं, वैसे आप माशाल्लाह लीडर भी हैं इस वक्त। मैं ये अर्ज करूँगा कि क्या तहरीक इंसाफ ने ड्रोन अटैक्स के हवाले से उनकी हुकूमत सूबे में अलग पॉलिसी और उनकी पार्टी जो है अलग पॉलिसी नहीं, आप पूरी पार्लियामेंट पूरी हुकूमत को एक बात करते हैं। हालांकि हमने ड्रोन अटैक्स पर इतनी एफर्ट्स की कि पूरी दुनिया ने उसकी मुखालिफत की।
पूरी दुनिया में, देखें पूरी दुनिया ने उसको क्रिएट होगा ना वैक्यूम, और आपने तो कुछ भी नहीं किया। दो ट्रक जो है सिर्फ सेंटर से लीडरशिप नहीं उभरेगी तो सूबे से लीडरशिप उभरेगी। देखिए पूरी कौम ने मियां नवाज शरीफ साहब को 8 महीने का वक्त दिया, 8 महीने में मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई किसी किस्म की लीडरशिप और आपको पता है ये अमेरिका की जगह हमारी जगह एक हाँ में जवाब दे दीजिए। अब लीडर साथ अब दे ये रहे अमेरिका की थे, हमारी उन्हें पता है, उन्होंने बयान दिया कि मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे। उसके बाद जब दूसरी क़यादत आके इनकार कर दे मुज़ाकरात से तो फिर बताएं मुनकिरीन। मैं पहले बात कर चुका हूं और खुदा के लिए जो अभी बात हुई ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, मुझे बताइए हमारी जंग हो गई है अब या ये अभी अमेरिका की जंग है? हमारे लोग मर रहे हैं तो आप कम ये अब हमारी जंग है कि अमेरिका की है? आपने सवाल किया, अगर सदीक साहब इजाजत दें तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं। जी मेरे पास वक्त कम है जी। सदर साहिब आपने सवाल किया कि क्या हमारी जंग ये है कि नहीं। देखें वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की स्टेट को निशाना बना रही हैं उनके खिलाफ अपना बचाव करना पाकिस्तान की जंग है। लेकिन वो जंग जो अमेरिका के इशारे पे आज भी हम लड़ रहे हैं, अमेरिका के इशारे पे आज भी हम लड़ रहे हैं, अमेरिका की वॉर में आज भी हम हिमायती हैं, वो ना होगी। I hope कि मौलाना साहब will be more serious than mentioning the jeans। जाने चकज़ई साहब जीन्स को मेंशन करने के अलावा जरा अगर वो मुल्क की जो इस वक्त ऑपरेशन करें, मुज़ाकरात करें, इस पे बात कर लें और अपनी पोजीशन क्लियर बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हमने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, जिरगा बनाया है, ये पराई जंग की हमारी दिल्ली में। आप हुकूमत के साथ है नहीं है? हम हुकूमत के साथ हैं, बिल्कुल। नवाज शरीफ को मैंडेट दिया ऑपरेशन में साथ हैं। हम जो है रिट बहाल करने के लिए हुकूमत का साथ है और हम तजवीज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे मुज़ाकरात के जरिए मसला हल हो वहाँ पे मुज़ाकरात को। अगर हमारी तरह आप ऑपरेशन में साथ नहीं, हम ऑपरेशन में साथ नहीं है। अगर हुकूमत हमें एतमाद नहीं देती और ऑपरेशन कर दिया हम साथ नहीं है। अगर आप ऑपरेशन के साथ थैंक यू सो मच जान चकज़ई साहब। हुआ बकाई साहिबा को जाना पड़ा, ज़ाहिर है उनका शो था 6 बजे, वो लाइव शो करती हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया। कंफ्यूजन नजर आ रहा है लेकिन हुकूमत अगर फैसला कर ले डट के तो फिर यकीनन हुकूमत को अवामी हिमायत तो हासिल है ही और दीगर जमातों की भी हिमायत हासिल हो जाएगी। दबे लफ्ज़ों में बहरहाल अभी भी हमें मुज़ाकरात के ऑप्शन को एक्सरसाइज करने वाले लोग नजर आते हैं, लेकिन प्लीज़ हम ये रिक्वेस्ट करेंगे मामला रिटोरिक ब्लेम गेम की नज़र नहीं होना चाहिए, इस पर सीरियस स्टेप लेने की ज़रूरत है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।